ये है कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो वैसे टॉपिक आप सीधा भी देखेंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही था कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। तो इसमें हमें 10 पॉइंट स्टडी करने हैं, बहुत इजी है। सिंपल सी बात है, अगर आप सोच के देखो, जब वो एक नया थिंकिंग लेकर आ रहा है, एक नया बिजनेस प्लान कर रहा है, कोई नया बिजनेस खड़ा करेगा तो क्या होगा, काफी सारे लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, नई नई जॉब्स एस्टेब्लिश करने वाला है। काफी सारे बिजनेस हो सकते हैं, छोटा बिजनेस हो सकता है, बड़ा बिजनेस हो सकता है, शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है, बैकवर्ड एरिया में हो सकता है। तो अल्टीमेटली वहां के आसपास के लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस खड़ा होता है तो डेफिनेटली लोगों को नौकरियां तो मिलती मिलती हैं। इसके साथ साथ वो क्या, कैपिटल की भी फॉर्मेशन करेगा। मतलब वो क्या, सही पैसे को सही जगह पे यूज कर रहा है, कैपिटल और बनने वाली है, फॉर्मेशन होती है, पैसे को कलेक्ट भी करेगा, तो कैपिटल भी कहीं ना कहीं जनरेट होती है। फिर एरियाज का डेवलपमेंट बराबर होता है। मान लो फैक्ट्री खड़ी करनी थी हमने शहर में, अब उसने फैक्ट्री लगा दी गांव में, अब गांव के एरिया भी क्या डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शहर का जितना विकास होता है एंटरप्रेन्योर की वजह से, जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, गांवों के जो इलाके होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सोल्व होती है। तो लोगों का जीवन जीने का तरीका भी सुधर जाता है। जैसे पेट्रोल बहुत महंगा पड़ रहा था तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए। टेलीफोन महंगे पड़ते थे तो क्या आ गया, फोन आ गए। फिर कीपैड वाले फोन थे तो स्मार्टफोन आ गए। तो इससे लोगों का जो जीवन जीने का जो स्टाइल है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, इंप्रूव होने लग जाता है। जो काम पहले 10 घंटे में पूरे होते थे, आजकल वो कुछ ही घंटों में पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर की बात करें, फिर उसके बाद लैपटॉप की बात करें, तो जनरेशन में जनरेशन कोई ना कोई नई नई टेक्निक तो आती रही है। ये नई नई टेक्निक कौन लेकर आता है, एंटरप्रेन्योर लेकर आते हैं। तो इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। फिर इनोवेशन इन द इंटरप्राइजेस। अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में मान लो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को कोई सोल्व ही नहीं कर पा रहा। फिर एक बंदा ऐसा आया जिसने प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखा, इन्वायरमेंट को स्कैन किया, फिर उसने ये देखा कि क्या मेरा प्लान इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसने सारी प्रॉब्लम को ही सोल्व कर दिया। पिछले 20 साल से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सोल्व ही नहीं हो रही थी, फिर क्या आ गया, इंडस्ट्री के अंदर एक नई टेक्निक आ गई, एक नया इनोवेशन आ गया। तो ऐसा भी होता है। फिर हमारे पास काफी सारी एक्टिविटीज होती है जो यूज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं। अब मान लो कहीं पर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऐसी बेकार पड़ी हुई है, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। एंटरप्रेन्योर ने जैसी कोई नई सोच निकाली, बिजनेस खड़ा हुआ, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, ये सब चीजें यूज होनी स्टार्ट हो गई। तो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है ना, नई सोच के साथ आता है, तो कभी भी इन चीजों का वेस्टेज तो होने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज होना भी स्टार्ट होता है। फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होती है। पहले कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फॉरेन पर डिपेंड रहते थे, सारे प्रोडक्ट हमको बाहर से मंगाने पड़ रहे थे। अब हमारी सोच में तब्दीली आई है तो नया बिजनेस खड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिससे हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कम होते जा रहे हैं। तो इन मतलब डिपेंडेंसी हमारी कम होती जा रही है। फिर अब एंटरप्रेन्योर की वजह से पता क्या हो रहा है, लोगों के अंदर नई नई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को लेकर यूथ आगे आ रहा है। जब भी हम किसी को देखते हैं कि फलाना बंदा ने बिजनेस खड़ा किया है, उसको देखकर दूसरे और लोग भी मोटिवेट होते हैं और वो भी बिजनेस खड़ा करते हैं। तो लोगों में मोटिवेशन आ रही है, कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है ना, नौजवान पीढ़ी है, वो काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। फिर सोशल स्टेबिलिटी है। तो एंटरप्रेन्योर है वो एक रोल प्ले करते हैं सोशल स्टेबिलिटी के अंदर। मतलब ईच एंड एवरी कंट्री एंटरप्रेन्योर कंसीडर एज द वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स। तो वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का भी काम करते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर ना उन्हीं प्रॉब्लम पे ज्यादा काम करते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोशल प्रॉब्लम के ऊपर ही वो लोग ज्यादा काम करते हैं। तो इससे क्या, सोशल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, समाज की समस्याएं कम होती हैं, और कहीं ना कहीं एक नया इंप्रूवमेंट, एक नया चेंज सोसाइटी में आना स्टार्ट होता है। ये थे हमारे एंटरप्रेन्योर के हमारे क्या रोल हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये टॉपिक रियलिटी में आई थिंक आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट इस टॉपिक के साथ जो हमारा कंटेंट जुड़ा हुआ था ना, वो फिजियो स्टडी को लेकर जुड़ा हुआ था। बट फिर भी हम देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या। टॉपिक बहुत ईजी है, इसका सबसे पहले हम मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे एक बारी।
ठीक है, कहता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना बिकम एंटरप्रेन्योर बनने के अंदर, मतलब कोई पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, ये नॉर्मल पर्सन क्या बनना चाहता है, अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जो नया इनोवेटिव सोच रखेगा, नया बिजनेस प्लान करेगा, कोई नई क्रिएटिविटी सोच के कुछ नया करने की प्लान कर रहा है। कहते हैं कि जो भी लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उनके अंदर काफी सारे आइडियाज आए। अब एंटरप्रेन्योर को काफी सारे आइडियाज आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो क्या करेगा, जैसे लाइफ चल रही है चल रही है चल रही है, चलते रहने दो, मैं किसी के पास नौकरी कर रहा हूं तो कर रहा हूं, कुछ नया तो हम सोचते नहीं है। जब हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ ऊपर उठते हैं, कुछ नया करने की ठान लेते हैं, तो वहां पर हमारे एक काम को करने के लिए काफी सारे आइडियाज आ जाते हैं। तो कहता है कि एंटरप्रेन्योर को काफी सारे आइडियाज आने चाहिए, और वो आइडियाज ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा सके। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसके पास कितने सारे अच्छे आइडियाज हैं, और उसमें से अगर एक आइडिया भी अगर आपका ढंग से काम कर गया ना, तो वो प्रोजेक्ट के लिए तो अच्छा है ही है, वो जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए भी अच्छा है। तो कहता है कि जो किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करता है कि हम उसको सही टाइम पर भी शुरू करें। मान लो जरूरत तो है हमको आज, वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें 10 साल के बाद, क्या फायदा। कहते भी किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करता है कि उस बिजनेस को हम सही वक्त पर अप्लाई करें, सही टाइम पर मार्केट में लेकर आए। तो कहता है कि ये बहुत, इट इज वेरी क्रूशियल टू एंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट। कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटरप्रेन्योर जो प्रोजेक्ट को है आइडेंटिफाई करे, मतलब काम को आइडेंटिफाई करे, सही वक्त पर सही बिजनेस को आइडेंटिफाई करे कि कौन सा प्रोजेक्ट मार्केट में उतारना है अपने को। तो ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? एंटरप्रेन्योर का। अब कहता है कि फिर प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है। कहता है कि एक प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है एंटरप्राइज का ग्राउंड वर्क, मतलब जो ग्राउंड लेवल का काम है ना, वो है प्रोजेक्ट। तो कहता है कि एक एंटरप्रेन्योर सक्सीड नहीं कर सकता इन इस एंटरप्राइज विदाउट ए प्रोजेक्ट। कहता है कि जबकि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, उस प्रोजेक्ट के बाद हम क्या, उस प्रोजेक्ट के बिना हम सक्सेस भी नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ह्यूमन और न्यून ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज और कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो किसी भी काम को जब हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट, और उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम सक्सेसफुली आगे लेके चले। अब प्रोजेक्ट का मीनिंग इन्होंने क्या बताया, जिसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए। कहता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंगल सेक्टर ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव को कैसे हम पूरा करेंगे ये भी होता है। तो एक प्रोजेक्ट हमारा हैज ए डिफाइंड एंड द वेल डिफाइंड लाइफ स्पैन। एक प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा होगा, 3 साल में पूरा होगा, 5 साल में पूरा होगा, ये भी होना चाहिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट को हम साइंटिफिकली ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, और एक प्रोजेक्ट जो है इज ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी विच कैन बी एनालाइज, अप्रेज्ड एंड द मॉनिटर इंडिपेंडेंटली। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट दूसरे वाले प्रोजेक्टों के मुकाबले में हम उसको एनालिसिस कर पाए, उसके ऊपर काम कर पाए, और दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर हम अलग से ही कुछ उसकी एनालिसिस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी फैक्ट्री चल रही है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आपकी फैक्ट्री चल रही है। अब आपके मन में आया कि मेरे को एक प्लांट एक और नया लगाना है। तो प्लांट नया लगाना है, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो जब तक वो प्लांट पूरा लग नहीं जाता तो आपके लिए प्रोजेक्ट है। तो जब प्लान आया आपके मन में, तो वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट बन गया। तो ये भी देखा कि वो प्लान हमारा प्रोजेक्ट का कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, प्लांट का प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। और प्लांट के प्रोजेक्ट को लेकर हमने जितना भी एनालिसिस किया, उसके ऊपर डीपली स्टडी किया, तो वो सारी की सारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग को लेकर है। मतलब प्लांट लगाने को लेकर मैंने प्लानिंग की, बहुत कुछ सोचा समझा, उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट देखे, तो सारी की सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर पॉइंट आ गई ये। ठीक है। अब कहता है कि प्रोजेक्ट की खास बात क्या होती है। प्रोजेक्ट की खास बात पहली क्या, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो ऐसे हो कि वो उनको हम पूरा भी कर सकें। दूसरी बात, सिंगल एंटिटी। एक प्रोजेक्ट एक सिंगल एंटिटी है, जैसे एक प्रोजेक्ट पूरा होता है फिर दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
जैसे मान लो मुझे 5 प्लांट लगाने हैं, तो पहले प्लांट लगाने का एक प्रोजेक्ट, बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एक प्रोजेक्ट, नई कोई कार खरीद के लानी तो हमारे लिए प्रोजेक्ट होता है। जैसे हमारा दिवाली से 10 दिन पहले मन बन जाता है कि हमको कार खरीदनी है, नई गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदना एक प्रोजेक्ट है, कहाँ से लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे, कितना पैसा लगेगा, ये प्रोजेक्ट है। तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा लगा लो कि सिंगल एंटिटी होता है, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारा कई बार टाइम पीरियड भी होता है, टीम वर्क भी होता है, रिस्क भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है। तो रिस्क वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल, काफी बारी चेंजेस भी आते रहते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है, तभी प्रोजेक्ट को सक्सेस कर पाते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे थे, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाओ तो कस्टमर को ध्यान में भी रखो, कस्टमर को क्या चाहिए। फिर यूनिकनेस, हमारा जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एंटरप्रेन्योर जब भी कोई काम करता है वो ऐसा काम करता है कि ये यूनिक हो, क्योंकि पहले से जो काम चल रहा है वही काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो तो बिजनेस हो गया। पहले से जो काम चल रहा है उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम कर रहे हो तो आपने एंटरप्रेन्योर हो। पहले से कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो मार्केट में कभी था ही नहीं, है ही नहीं, आप ऐसी कोई नई चीज को मार्केट में लाने की सोच रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के अंदर इतना से डिफरेंस होता है। पहले से कोई चीज मार्केट में चल रही है, वही मिलता जुलता आपने काम स्टार्ट कर दिया, वही प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया वैसा वैसा, तो फिर तो बिजनेसमैन हो। कुछ नया आपने सोचा, कुछ नया मार्केट में उतारा है आपने, कोई नई सोच के साथ, यूनिक आइडिया है, इनोवेटिव है, क्रिएटिविटी छिपी हुई है आपकी उस काम के पीछे, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया, एक प्रोजेक्ट की क्या खास बात होती है। फिर ये वाला टॉपिक तो हमने फिजिकल स्टडी का पहले भी स्टडी कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है फैक्ट्री लोकेशन को लेकर। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, थोड़ा सा दिया हुआ है फैक्ट्री लोकेशन को लेकर। कहते हैं कि जब भी हमको कोई फैक्ट्री लगानी होती है तो फैक्ट्री लगाने के लिए काफी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं फैक्ट्री की लोकेशन के लिए। ठीक है, पहला है रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि रॉ मटेरियल आपको कहां से अवेलेबल हो सकता है, आप फैक्ट्री की लोकेशन वैसे डिसाइड करते हो। पता चला कि आपने फैक्ट्री की लोकेशन, फैक्ट्री को लगा लिया आपने केरल में और कच्चा माल आना है आपका दिल्ली से, तो बार बार चक्कर काटने में लगे रहोगे। तो फैक्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने से पहले हमको काफी सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। तो पहला फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल का। इसी तरह से हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो है पावर का। आपको फैक्ट्री चलाने के लिए कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, डीजल चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो क्या टाइम पर आपको आसपास से अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो फैक्ट्री की लोकेशन के ऊपर सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है हमारी पावर। तीसरी, नियरनेस टू द फैक्ट्री, क्या हम मार्केट के नियर में है क्या नहीं है। पता चला कि फैक्ट्री हमने कहां लगा ली और फैक्ट्री से जो हमने प्रोडक्ट बेचना है वो कितनी दूर बेचना है, तो वहां पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही ज्यादा आ जाएगी। तो फैक्ट्री की लोकेशन को जो हमारा थर्ड फैक्टर इफेक्ट करता है हमारा मार्केट का होना। फिर क्लाइमेट, क्या हमारे बारे बारे क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो रहे, फैक्ट्री हमने ऐसी जगह पे लगा ली जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जहां पर हमको ठंडी जगह चाहिए और फैक्ट्री लगा ली हमने गर्म जगह पर, तो वहां पर दिक्कत आएगी, ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर हाई रहता है। तो फैक्ट्री की लोकेशन के लिए आपको वहां का इन्वायरमेंट भी स्टडी कर लेना चाहिए, आसपास पानी है नहीं है, ह्यूमिडिटी तो नहीं रहती है ना, टेम्परेचर कैसा रहता है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे पहले से ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं है, वहां पर पहले से कॉटन इंडस्ट्री तो नहीं है, इस सारी की सारी बातें हमको देख लेना चाहिए। फिर पांचवी जो बात है वो है लेबर, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो लेबर भी चाहिए, और लेबर भी चाहिए तो देख लो लेबर आपको कोई महंगी तो नहीं पड़ रही है। तो फैक्ट्री की लोकेशन को लगाने से पहले आप ये देख लो कि आपकी लेबर आसपास अवेलेबल है या नहीं है। फिर अगली जो बात है वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन को मैंने आपको पहले ही बोला था, पता चला कि आपको कोई प्लांट खरीद के लाना है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिल रही, या पहाड़ी इलाके में आपने फैक्ट्री लगा ली, पता चला कि वहां पे मशीन ही नहीं पहुंच पा रही, या आपने फैक्ट्री लगा ली ऐसे एरिया के अंदर वहां पे प्लांट अवेलेबल ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं जा पा रहा, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं है, व्हीकल ज्यादा आते वाते नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखो फैक्ट्री की लोकेशन कैसे डिसाइड करोगे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी,
कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि आप इस एरिया में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो देख लो। तो फैक्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने से पहले या फैक्ट्री की लोकेशन से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखो, गवर्नमेंट छूट कहाँ दे रही है। कभी गवर्नमेंट रूरल एरिया में छूट ज्यादा, डिस्काउंट ज्यादा देती है कि वहां पे अगर लोगों के लिए अगर आप फैक्ट्री लगाते हो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देख लो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना कई बार कि गांवों में अगर फैक्ट्री लगाओगे तो आपको छूट मिलेगी टैक्स में भी। तो ऐसी ऐसी बातें भी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रख लो। इसी तरह से फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटी देख लो, आपको फाइनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, फाइनेंस आपको कहां से अवेलेबल होगा, आसपास से लोग आपको फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सारी बातें भी देख लो। फिर वेस्टेज, अब फैक्ट्री में से जो भी वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने की पास में जगह है कि नहीं है, उस वेस्टेज को खत्म करने की पास में जगह है कि नहीं है। क्योंकि वहां पे आसपास अगर उस वेस्ट को खत्म करने की जगह नहीं है तो फिर लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस को चलने नहीं देते, फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं। तो ये भी देख लो कि आपके फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलने वाला है उसको डिस्पोज ऑफ करने का वहां पे सिस्टम कोई है या नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट। टॉपिक एज इट इज ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ओके 2 मिनट का ब्रेक, 2-3 मिनट का, ठीक है।